मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष शर्मा और कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 हमने देखा था और जिसमें हमने फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हमने कल चर्चा किया हुआ था। हमने कल फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत सबसे पहले हमने न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स लॉ, फिर सेकेंडली हमने किसके बारे में चर्चा किया हुआ था, ग्रेविटेशन लॉ के बारे में कल हमने यहाँ पे चर्चा किया हुआ था। इसी क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमारा फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो गए थे, वहां पर छूट गए थे। वहीं से कंटिन्यू करते हुए आज का जो आपका एक और टॉपिक है केमिस्ट्री के मौलिक सिद्धांत, रसायन विज्ञान के मौलिक सिद्धांत भी आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कल से आपकी क्लास मैं भी टाइम से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो सभी लोग, जैसे मैं कल भी बोला था, अपने कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकालकर आप अपने नोट्स बनाना क्या करिए, स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, देखा जाए। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है भौतिकी विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? मैं आराम से एक एक चीजों को लेते हुए चल रहा हूं, आप लोग आराम से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप ऊष्मा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऊष्मा, हीट जो है आज से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऊष्मागतिकी के नियम, और ऊष्मागतिकी के नियम में हमने सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप ऊष्मा के संचरण के बारे में, ऊष्मा के स्टोरेज के बारे में, ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, ऊष्मा कैसे चलती है और ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में क्या करते हैं, आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऊष्मा, ताप, ये सब क्या है, ऊर्जा के प्रकार है, इनके बारे में क्या करते हैं, आप अध्ययन करते हैं। हमारे यूनिट नंबर 7 में ऊष्मागतिकी का सिद्धांत दिया हुआ है जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। चलिए देखा जाए, ऊष्मागतिकी के अगर मैं नियम की बात कर रहा हूं तो वैसे तो आप लोग ने देखा होगा कि जनरली 4 प्रकार के नियम आपको जनरली ऊष्मागतिकी के नियम में बताए जाते हैं। कौन कौन से देखना मिलता है आपको? सबसे पहले दिखता है आपको फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, फिर आपको दिखता है सेकंड लॉ, ये आपका द्वितीय नियम, फिर आ जाता है आपका थर्ड लॉ, तृतीय नियम। उसके बाद तीसरे नियम के बाद एक लॉ और आया था जिसको अपन कहते हैं जीरोथ लॉ। उसको हम क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ, शून्यक का नियम। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक चीज याद रखिएगा कि ऊष्मागतिकी के नियमों के अंतर्गत जो चौथा जो हमारे पास आया है जीरोथ लॉ, हमने इसको थर्ड के बाद, मतलब तीसरे नियम के बाद ना रखकर हमने इसको फर्स्ट लॉ के क्या रखा हुआ है, पहला रखा हुआ है। मतलब ऊष्मागतिकी के नियम के अंतर्गत जीरोथ लॉ को फोर्थ लॉ नहीं माना गया है। कॉपी पेन निकालते हुए चलिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऊष्मागतिकी के नियम। सर, सबसे पहले ऊष्मागतिकी क्या होता है? ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप ऊष्मा से संबंधित अध्ययन करते हैं, ठीक है सर। ऊष्मागतिकी के मुख्य कितने नियम है? मुख्य 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। फिर सर आपने यहाँ पे एक और लिखा है जीरोथ लॉ। हाँ, जीरोथ लॉ को क्या किया गया है, थर्ड लॉ के बाद, तीसरे नियम के बाद इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। लेकिन जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ते हैं तो हम इसको पहले नियम के क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। बस हमें क्या करना है, इन्हीं चारों नियम के बारे में क्या करना है, हमें यहाँ पे आज समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको जीरोथ लॉ ही बता देता हूं, क्योंकि इसको क्या रखा गया है, क्योंकि इसको पहले लॉ मतलब प्रथम नियम के पहले रखा गया हुआ है। चलिए समझिएगा जीरोथ लॉ, बेसिक चीजें समझते जाइएगा। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइएगा जीरोथ लॉ, और जीरोथ लॉ के सामने एक वर्ड लिखिएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ये क्या बताता है? अगर मैं जीरोथ लॉ की बात करता हूं तो जीरोथ लॉ हमें किसके बारे में बताता है? जीरोथ लॉ हमें बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें क्या बताता है? जीरोथ लॉ बताता है। जीरोथ लॉ कैसे बताता है? थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिए आप। बस एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए ना तो आपको पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने बोला कि मेरे पास 2 पिंड है, मेरे पास यहाँ पर 2 पिंड रखे हुए हैं। हर एक पिंड का जो मान है वो उसका जो टेम्परेचर है कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसका भी 15 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा पिंड मैंने रखा हुआ है, इसका भी टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके पास यहाँ पर देखिए, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। लेकिन
लेकिन मैं जब ये दो पिंड के पास एक तीसरा पिंड C को, जब इसके पास मैं तीसरे पिंड C को रखता हूं जिसका तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, जिसका तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे क्या होगा, ये तीनों के तीनों पिंडों में थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। मतलब किसी एक पिंड में ना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना किसी एक पिंड में टेम्परेचर आपका कम होगा। तो क्या होगा 15 15 30 और 30 30 यहां पे कितना हो जाता था 60। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप यहां देखोगे कि जो तीनों पिंड हैं, जो आपके तीनों पिंड हैं, मतलब आपका पिंड नंबर पिंड ए, दूसरा हो जाएगा आपका पिंड बी और ये हो जाएगा पिंड सी, तीनों का जो तापमान होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब आपका जो टेम्परेचर है, टोटल टेम्परेचर है, वो तीनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ हमें बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि थर्मली तीनों की तीनों चीज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे टेम्परेचर में। ये कौन सा लॉ हो गया, 0th लॉ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल समझिएगा कि अगर मेरे पास यहां पर दो पिंड है, दोनों का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, मैंने यहां पर तीसरा पिंड रख दिया हूं जिसका तापमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए यहां 15 है, लेकिन इसका तापमान क्या है, ज्यादा है, इसका तापमान यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, इसका कुछ तापमान दोनों में जाते जाते जैसे एक साम्यावस्था की स्थिति बनेगी, जैसे एक ऊष्मा साम्यावस्था की स्थिति बनेगी और तीनों के तीनों पिंड का तापमान कितना हो जाएगा, 20 है ना। तो तीनों को देखिए, अब ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, इसको बोला जाता है 0th लॉ। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी में, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मीय साम्यावस्था के बारे में हमें बताता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 0th लॉ, शून्यक का नियम हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, 0th लॉ। लेकिन यहां से हमारा क्वेश्चन और बनेगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है। ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण नियम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमें बताता है, ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना ही कभी बनती है ना ही कभी वो क्या होती है, नष्ट होती है। बस उसका क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता रहता है, उसका ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। चलिए फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला, ये ऊपर की लाइन नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक समझना है। पीएससी में जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमें ये पूछेगा एमपीपीएससी में, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या बता रहा है, एक यांत्रिक क्रिया मतलब मैकेनिकल एक्टिविटी में उत्पन्न ऊष्मा, है ना। कोई भी आप काम कर रहे समय पढ़ा रहा हूं, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर जो ऊष्मा डेवलप हो रही है किए गए कार्य के समानुपाती होती है। भाई जैसे जैसे ज्यादा मैं काम करते जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं वर्क करूंगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेरे अंदर हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर से दो हो गए अपने नियम। पहला हो गया 0th लॉ में क्या बताता है, ऊष्मीय साम्यावस्था की बात बताता है। उसके बाद सेकंड हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना ही कभी बनती है ना ही कभी नष्ट होती है, बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, बदलाव होता है। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। चलिए अगले नियम की अगर अपन बात करते हैं तो अगला नियम हमें क्या बोलता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काम का क्वेश्चन है। इसका एग्जांपल यहां पे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में, यांत्रिक कार्य मतलब क्या, यांत्रिक कार्य मतलब जाएगा आपका मैकेनिकल वर्क में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। समझिएगा, यहां पे एक एग्जांपल बनेगा, आप एग्जांपल के माध्यम से ऐसे समझिए, जो भी आप खाना खाते हो, क्या वो खाना पूरा आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है? नहीं। आप अपनी कार या अपनी बाइक के अंदर जो भी आप ऊष्मा बन रही है, अब भाई आपकी अपनी गाड़ी में जो आप बाइक चलाते हो, आपकी बाइक कैसे चलती है, क्योंकि आप पेट्रोल डालते हो,
पेट्रोल जाता है, ऑयल रहता है, पिस्टन में क्या होता है, वर्क होता है, वहां पे हीट क्रिएट होती है और वो हीट क्या करती है, आपकी गाड़ी के पहियों को क्या करती है, आगे ढकेलती है। तो दूसरा नियम हमें बहुत सिंपल चीज बता रहा है कि आप जितना भी ऊष्मा जनरेट हो रही है वो पूरी की पूरी ऊष्मा पूरे के पूरे मैकेनिकल वर्क में, मतलब यांत्रिक कार्य में नहीं बदल सकती। कुछ ना कुछ फॉर्म एनर्जी वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ एनर्जी क्या होगी, डिसिपिएट होगी, कुछ एनर्जी वहां से लॉस होगी ही होगी। कितना सिंपल नियम बता रहा है, आप समझिए ना इस चीज को, और इसको आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। सर कहना हाँ हमें आ रहा है। सर आप ये कह रहे हैं कि माना कोई भी सिस्टम में अगर ऊष्मा बन रही है, ठीक है, कोई भी वर्क में अगर क्या हो रहा है, कोई भी सिस्टम में अगर ऊष्मा बन रही है, तो आपने बताया है कि ऊष्मा क्या करते, ऊष्मा जो बन रही है, जो हीट बन रही है, वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे फॉर्म में। तो अगर अपन मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं तो वो क्रिएट हुई जो बनी हुई ऊष्मा है वो पूरी की पूरी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसका कुछ पार्ट क्या होगा, लॉस में क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नियम। क्लियर हो गया? ठीक है, पहला नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया। फिर सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। तो कैसे हो सकती है, ऊष्मा जो प्रवाहित होती है, ऊष्मा जो प्रवाहित होती कैसे होती है, हाई कंसंट्रेशन। कैसे होती है ऊष्मा जो प्रवाहित होती, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए ऊष्मा गति के नियम के अंतर्गत क्वेश्चंस तो कई सारे बनते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन बनाना चाहें, लेकिन वो एमपीपीएससी सबको, हमको क्या करना है, एमपीपीएससी फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। ये 11th-12th का भी टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई हमको प्रथम नियम में हमको ये तो बताया कि जो ऊर्जा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। मतलब ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपवाद क्या है, अगर प्रथम नियम का, इसके पहले वाले नियम का अगर मैं एक्सेप्शन पूछना चाहूं, अगर मैं आपसे अपवाद पूछना चाहूं, तो अपवाद क्या बन सकता है, अपवाद ये बन सकता है कि भाई ट्रांसफर तो होती है लेकिन उसकी दिशा हमें नहीं बताई गई कि किस दिशा में वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एमपीपीएससी जनरली इसमें भी नहीं बनते हैं। आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है, प्रथम नियम। फिर आप सेकंड क्या बताओगे, आपके पास एक स्टेटमेंट लिखा आ जाएगा कि किसी भी सिस्टम में उत्पन्न ऊष्मा, पूरी उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक कार्य में नहीं बदल सकती। ये कथन जो है किस नियम का है, द्वितीय नियम का है। फिर इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो ऊष्मा है वो उच्च, आपकी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ऐसा किस नियम के अंतर्गत बताया गया है, तो ये भी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत बताया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है, अरे ठीक है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की, है ना, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी, अभी नया वर्ड आ गया है एंट्रोपी, पूर्ण तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पर 0 होती है। चलिए यहां पे दो चीज समझने वाली बात आती है, ठीक है ना। देखिए यहां पे एक वर्ड सबसे पहले आपको जो दिक्कत कर रहा होगा वो वर्ड है आपके पास एंट्रोपी। वो वर्ड यहां पे कौन सा आया है आपके पास, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी मतलब क्या है, तो अगर एंट्रोपी को मैं बहुत बेसिकली बताना चाहूं, सिंपल तरीके से बता सकता हूं, तो मैं इसको ये बता सकता हूं, अव्यवस्था की माप। मतलब जब आपकी कोई वस्तु अव्यवस्थित होगी, जब आपकी कोई वस्तु क्या होगी, अव्यवस्थित होगी, तो जो अव्यवस्था जो हुई है उसकी जो माप होगी कि कोई चीज कितनी अव्यवस्थित हुई है, तो वो जो हमको रीडिंग देता है, वो जो हमें मेजरमेंट होता है, लेते हैं हम, वो किसके कारण लेते हैं, एंट्रोपी के कारण लेते हैं। एंट्रोपी को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। समझिएगा, अगर डेल्टा एस मतलब क्या, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखिए आप कुछ चीज आप बेसिकली याद रखिए। डेल्टा मतलब होता है बदलाव। जब कभी भी आपकी एस में मतलब एंट्रोपी में क्या होता है, बदलाव होता है। और कैसा बदलाव होता है, धनात्मक बदलाव होता है। कैसा बदलाव होता है, धनात्मक बदलाव होता है। तो हम यहां कहेंगे कि आपकी जो अव्यवस्था है वो क्या हुई है, वहां पर बढ़ी है। आपकी अव्यवस्था क्या है, वहां पर बढ़ी हुई है। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं कि जब डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, मैं कहूं कि जब यहां डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो आप ये याद रखिएगा कि यहां पर अव्यवस्था कैसी होती है, यहां पर कम होती है। क्या बताया मैंने आपको ऊष्मागतिकी तृतीय नियम में, ऊष्मागतिकी तृतीय नियम में अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। अभी तो अपन इसका वर्ड का मतलब देख रहे हैं कि एंट्रोपी मतलब क्या होता है। तो एंट्रोपी मतलब क्या होता है, अव्यवस्था की माप।
आप घर में कोई भी चीज ले लो, आपके घर में फॉर एग्जांपल घरों में बचपन में हम क्या देखते थे, वो मिश्री है ना, मिश्री को आप सभी लोग जानते हो, मिश्री कितना बड़ा क्या आता है, पूरा एक बट्टा आता है ना, इतनी बड़ी पूरी मिश्री है। तो पूरी मिश्री अगर सॉलिड फॉर्म में है तो मिश्री है, लेकिन जब आप उसको क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, उसको हथौड़ी से तोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, शक्कर शक्कर जैसे पार्टिकल बन जाएंगे। तो वहां पे क्या बोलेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू वहां पे क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे अव्यवस्था की माप को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और जब आप उसका कंसोलिडेट कर दोगे, उसको मिला दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अपन उसको एक एग्जांपल के माध्यम से अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी के अगर अपन देखते हैं तो एंट्रोपी तो हमें समझ में आ गया कि हाँ सर एंट्रोपी क्या है, जो भी आपकी अव्यवस्था होगी उसकी माप हो गई। अब दूसरा वर्ड आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा, पूर्ण तापमान। पूर्ण तापमान को अपन बोले शून्य तापमान भी आता है। यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है ना, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके आगे या जिसके नीचे हम उसको और ज्यादा किसी चीज को सॉलिडिफाई हम नहीं कर सकते, तो इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहां बर्फ अगर आप जमाते हो तो हमने जनरली देखा है कि बर्फ जो जमती है कितने डिग्री सेल्सियस में जम जाती है, बर्फ हमारे यहां जम जाती है 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है, कोई भी जम जाती है। अब अगर मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे कोई चीज जम ही नहीं सकती, मतलब इतना बारीक टेम्परेचर, इतना मिनिमम टेम्परेचर जिसके आगे टेम्परेचर को और आप डाउन लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग होता है। वो किसका वो आपका किसका होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग होता है। तो यहां पर ही आपका थर्ड लॉ ये बोल रहा है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी पूर्ण तापमान पर 0 होती है। तो देखिए ना कितनी क्लियर चीज कह रहा है, वो आपको कितनी क्लियर चीज कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने किसी चीज का टेम्परेचर क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, बहुत ज्यादा लोअर कर दिया है, तो लोअर टेम्परेचर लोअर करने से क्या होगा, उस देखिए फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, एग्जाम्पल के माध्यम, हर चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपके पास ये पानी है, पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड है। ये वाटर अभी किस फॉर्म में है, ये अभी द्रव के फॉर्म में है ना, द्रव लिक्विड है। अब आपने इसको क्या कर दिए, अब आपने इसको क्या करे, 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करे, आपने इसको क्या कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर करने से क्या होगा, पानी जम जाएगा, पानी जम जाएगा मतलब ये आइस बन गया। तो आइस कौन सा फॉर्म होता है, आइस क्या होता है, आइस होता है सॉलिड। तो जब आइस सॉलिड होता है, क्योंकि आइस सॉलिड होता है मतलब इसके इंटर एटॉमिक स्पेस, इनके बीच का तो अंतर आणविक बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ साहब, ये तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने इसको और माइनस कर दिया, अगर मैंने इसको टेम्परेचर को और नीचे कर दिया, तो क्या होगा, ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पैक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, अब अगर ये बहुत ज्यादा पैक्ड हो चुके हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैक्ड हो चुके हैं, तो क्या इनमें अव्यवस्था पाई जाएगी, आप बताइए बेटा। अगर ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से टाइट हो चुके हैं, सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं, बिल्कुल 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 सर, 0 से कम होने पर जमना शुरू हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने अगर और नीचे टेम्परेचर लेके जा रहे हो, 0 से और नीचे टेम्परेचर लेके जा रहे हो, तो वो और सघन होते हुए क्या होता जाएगा, जमता चला जाएगा। जब जमता चला जाएगा तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, क्या वो अव्यवस्थित रहेंगे, क्या वो अव्यवस्थित रहेंगे, नहीं सर, वो अव्यवस्थित नहीं रहेंगे। मतलब उसकी जो एंट्रोपी है, मतलब जो उसकी एंट्रोपी है कितनी हो जाएगी, उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0। उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0। तो वही तो बोल रहा है, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी पूर्ण तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पर 0 होती है। हाँ सर होती है। तो एंट्रोपी को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, डेल्टा एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ये 0 डिग्री आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास ऊष्मागतिकी के तीनों नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, जीरोथ लॉ को भी हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास जो आता है वो आता है भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। भौतिकी विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पास अगला जो नियम आता है, अगला प्रिंसिपल आता है डॉपलर का नियम। डॉपलर का नियम क्या है, ये वैज्ञानिक डॉपलर के द्वारा दिया गया था। डॉपलर के द्वारा क्या दिया था, क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल चीज बोल रहा है, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति, क्या होता है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता का जो ध्वनि सुनाई तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या बेटा, आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है,
आवृत्ति को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति है, मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, इसी को डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसको समझाने का एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको समझिएगा। देखिए यहां पे डॉपलर के जब कभी भी हम डॉपलर के प्रभाव की बात करते हैं, मतलब हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां बात कर रहे हैं साउंड की। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? साउंड की। साउंड की मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द साउंड? साउंड क्या होता है? साउंड होता क्या है? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज द, ठीक है ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can hear the objects, by which we can hear the objects। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अंशा शर्मा भी ऑनलाइन है, चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्या बोल रहा है? ध्वनि। ध्वनि, साउंड की परिभाषा क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन हियर द ऑब्जेक्ट। ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा का वह माध्यम है, ध्वनि ऊर्जा का वह माध्यम है जो कि मतलब सॉरी, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को सुन सकते हैं। कितनी सिंपल चीज बता रहा हूं मैं। जैसे लाइट पूछ लिया किसी ने, व्हाट इज लाइट, तो क्या डेफिनेशन दोगे आप? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो प्रकाश है ऊर्जा का वह प्रकार है जिसके माध्यम हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। साउंड क्या होगा? ध्वनि क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा का वह प्रकार है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को सुन सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन यहां से एक और बन जाता है कि साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो आपको यह आंसर पता रहना चाहिए कि साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन के द्वारा साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कंपन के द्वारा साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अच्छा, साउंड किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो साउंड किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? साउंड वेव के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? वेव के माध्यम से आगे बढ़ता है। वेव मतलब क्या होता है? तरंग, है ना। वेव मतलब क्या होता है? वेव मतलब होता है तरंग। तो जो साउंड की तरंग होती है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से साउंड क्या होता है? आगे बढ़ता है। सब तरंग क्या होता है? तो तरंग एक प्रकार का, तरंग क्या होता है? तरंग को हम बोलते हैं माध्यम में उत्पन्न जो डिस्टरबेंस होता है, माध्यम में उत्पन्न जो डिस्टरबेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। तरंग बोलते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कमरा है, ये जहां पे मैं अभी स्टूडियो में खड़ा हुआ हूं, ये स्टूडियो है। यहां पर क्या है? यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा माध्यम है? यहां पर अभी हवा है। तो ये मैंने बना लिया एयर के, क्या बना लिया? मॉलिक्यूल्स बना लिया। अब जब मैंने एयर मॉलिक्यूल्स यहां बनाया, अब मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं? मैं यहाँ पे लगा रहा हूं फोर्स। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से क्या होगा? जब मैंने फोर्स लगाया तो मेरी साउंड एनर्जी ने क्या, मेरी साउंड एनर्जी गई, और मेरी साउंड एनर्जी जाते जाते इन सबके पार्टिकल्स को, एयर के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करते हुए, मतलब डिस्टर्ब करते हुए मेरी साउंड एनर्जी क्या निकल गई? आगे निकल गई। अब अगर जब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं क्या करता हूं, इन सबको क्या करता हूं? मिटाता हूं। ठीक है ना, यहां से तो इसमें इतना बारीक नहीं होगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है ना। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्म को अगर मैं बाहर निकाल कर अगर क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरे बोले जाने पर मैंने जो फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण क्या हुआ? ये एयर पार्टिकल्स में क्या, एक प्रकार का क्या हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। और डिस्टरबेंस किसके फॉर्म में क्रिएट हुआ? डिस्टरबेंस ने क्या बना लिया? एक पैटर्न बना लिया। डिस्टरबेंस ने क्या बना लिया? पैटर्न बना लिया। तो यही डिस्टरबेंस और इस पैटर्न को अपन क्या बोल देते हैं? तरंग बोल देते हैं, वेव बोल देते हैं। कितने प्रकार की तरंग होती है आपको पता है? आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा। वेव कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहली कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स, जिसको बोला जाता है यांत्रिक तरंगे। सबसे पहली होती है मैकेनिकल वेव्स, जिसको बोला जाता है यांत्रिक तरंगे। दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। दूसरी होती है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको बोला जाता है अयांत्रिक तरंगे, या फिर इसका एक और नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 प्रकार की तरंगे हो गई। पहली हो गई आपके पास मैकेनिकल वेव, दूसरी हो गई आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव ये होती हैं जिनको संचरण के लिए, जिनको प्रोपगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। जिनको संचरण के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो अब आप बताइए साउंड वेव कौन सी वेव होगी?
अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि साउंड वेव जो है, जो ध्वनि तरंग है, वो निम्नलिखित में से कौन सी तरंग होगी, यांत्रिक तरंगे होगी या अयांत्रिक तरंगे होगी? चलिए फटाफट बताइए जरा, फटाफट टाइप करा करो, थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है ना। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होगी, यांत्रिक तरंग होगी या अयांत्रिक तरंग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी? बताइए। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव होगी, बिल्कुल मैकेनिकल वेव, आपकी मैकेनिकल वेव होगी, यांत्रिक तरंगी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। सर कहना बहुत सिंपल सी बात है, जब हम स्पेस में जाते हैं तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि साउंड वेव है और वहां पर मटेरियल मीडियम नहीं होता है, इसलिए, क्योंकि वहां वैक्यूम होता है, इसलिए हम अपनी एक दूसरे की बातों को वहां पर नहीं सुन सकते हैं। चलिए, यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो साउंड वेव कैसी वेव है? एक मैकेनिकल वेव है। जैसे लाइट वेव्स हो गई, ये सब कैसी वेव्स होती है? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? द वेव्स विच रिक्वायर material medium for their propagation is called mechanical wave. And the waves which do not require material medium for their propagation, they are called non mechanical waves. मतलब ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो तरंगे कौन सी हो जाती? नॉन मैकेनिकल वेव। चलिए, वेव्स के बारे में अपन ने ज्यादा इंफॉर्मेशन देख लिया। अब वेव्स के बाद में, इसी के आगे अगर मैं चर्चा करता हूं तो हमें क्या पता रहना चाहिए? वेव्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता रहना चाहिए कि वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अगर मैं वेव्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये वेव बना लिया। फॉर एग्जांपल थोड़ी वेव विचित्र टाइप की बन गई, कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने वेव बनाता हूं, ठीक है, ये आपकी वेव हो गई, ठीक है, मैंने आपके सामने वेव बना लिया। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहले इसका क्या क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहले इसको हमको समझ में आना चाहिए आयाम। आयाम को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। आप लिखते हुए चलिएगा। सेकंड नंबर में हमें क्या देखना पड़ता है? वेवलेंथ। सेकंड नंबर में हम क्या देखेंगे? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। क्या देखेंगे? तरंग दैर्ध्य। तीसरे नंबर में हमें देखना पड़ता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? आवृत्ति, जिसके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है। इसी के बारे में चर्चा करनी है अभी डॉपलर इफेक्ट में, आवृत्ति के बारे में, ठीक है ना। और चौथा हो जाता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समय, ठीक है ना। टाइम की अगर अपन बात कर लेते हैं, चलिए देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले आयाम की बात करता हूं तो समझ लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है? माध्यम का एक पार्टिकल है, माध्यम का एक कण है जो क्या कर रहा है? संचरण कर रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो आपकी नॉर्मल लाइन है, प्रिंसिपल लाइन के कोई पार्टिकल कितना ऊपर और कितना नीचे, समझिएगा मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, कि माध्यम का कोई एक कण कितना ऊपर और कितना नीचे जो विस्थापन करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, हम उसी को बोलते हैं आयाम। हम उसी को क्या बोलते हैं? आयाम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन से अधिकतम ऊपर या फिर अधिकतम नीचे जो उस पार्टिकल के द्वारा विस्थापन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हम उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और आगे जाके आपको ये पता रहता है कि एम्पलीट्यूड से अगर अपन एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, अगर अपन यहां से आयाम की बात करते हैं, तो आयाम से एक चीज निकल के आएगी आगे जिसको अपन कहते हैं इंटेंसिटी। अपन क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। मतलब साउंड की, ध्वनि की कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आयाम से संबंधित होती है? तो इंटेंसिटी होती है। और इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है? तीव्रता। इंटेंसिटी को क्या बोला जाता है? तीव्रता। तीव्रता। भाई एग्जांपल बता रहा हूं, आपके घर के अंदर आपकी टीवी का जो रिमोट है, आपकी टीवी का रिमोट है और उस रिमोट में जो वॉल्यूम की बटन है, आपके टीवी में बहुत सारी बटन्स होती है साउंड की। एक बटन वो होती है जिससे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी घर की टीवी का साउंड कम है तो एम्पलीट्यूड छोटा छोटा बनेगा, ये एम्पलीट्यूड आपका छोटा छोटा बनेगा। वॉल्यूम बढ़ा दिए तो ये एम्पलीट्यूड क्या करने लगेगा? ये एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा बनने लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होने लगेगा? पार्टिकल का ज्यादा होने लगेगा। क्लियर हो गया? और ये इसकी क्या बताता है? इंटेंसिटी के बारे में क्या करता है? चर्चा करता है। या तो इंटेंसिटी बोलो, या तो एक और वर्ड आता है लाउडनेस। एक और वर्ड आता है लाउडनेस। तो लाउडनेस भी जो संबंधित है वो किससे संबंधित होता है?
आपके एम्पलीट्यूड से क्या होता है, संबंधित होता है। चलिए ठीक है, अगला देखा जाए वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है भैया, एक वेव की लंबाई को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। इस पार्टिकल से, इस पॉइंट से लेकर यहां से चलना चालू किया, वापस आकर यहां पे खत्म हो गया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वेव की, अपन उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। लैम्डा के द्वारा, LEMBDA, लैम्डा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सर कहना कि सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं, आप ये वाला जो इसका क्रस्ट है और पहले क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो भी दूरी होती है, आप उसको भी क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ आप बोल सकते हो। ठीक है, ये ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रस्ट, और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रफ। ठीक है ना, ऊपर वाले को बोला जाता है क्रस्ट, नीचे वाले को क्या बोला जाता है, ट्रफ। ठीक है, गर्त। ठीक है, तो ये चीज क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके बाद हमारा क्या, सॉरी आयाम हो गया, वेवलेंथ हो गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी ये होता है एक सेकंड में, समझना, एक सेकंड में चली गई वेव, एक सेकंड में जितनी वेव्स आप चलाओगे, या एक वेव्स में या एक सेकंड में जितनी वेव्स चलेंगी, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मेरी बात फिर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकंड में, एक सेकंड के समय अंतराल में जितनी तरंगें निकल जाएंगी, आप उसको क्या बोलोगे, आवृत्ति बोलोगे। जैसे अगर इतनी तरंगों की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक सेकंड में माना निकली होगी, तो यहां से अपन ने लिया ये एक, और ये दूसरी अपन ने लिया 2 माना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने ये लिया, ठीक है ना, ये एक सेकंड में कितनी, यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 हर्ट्ज। मैंने यहां पर एक सेकंड का समय लिया और इतनी वेव्स निकली, यहां पे कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकली, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, और ये हो गया माना आपका 3। ठीक है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई यहां पर 3 हर्ट्ज। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आवृत्ति क्या होती भाई साहब, एक सेकंड में चली गई तरंगों को अपन क्या बोल देते हैं, उनकी आवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी विशेषता उभर के आती है, तो आप याद रखिएगा पिच, आप ये याद रखिएगा पिच। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि पुरुषों की आवाज और महिलाओं की आवाज में पिच किसका ज्यादा होता है, मोटी आवाज किसकी होती है। ठीक है, तो जिसकी आवाज मोटी होगी उसका पिच क्या होगा, कम होगा। पिच कम होगा मतलब आवृत्ति उसकी क्या होगी, कम होगी। महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है क्योंकि उनका पिच हाई होता है, उनकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। पहले क्वेश्चन आते थे कि मच्छर का भिनभिनाना और शेर के दहाड़ने में सबसे ज्यादा दोनों में से पिच किसका ज्यादा है। आप समझ रहे हो ना, शेर दहाड़ने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात में अगर मच्छर इधर इधर भिन करने लगे, बड़ा दिमाग खराब होता है, तो वहां पिच है। ठीक है, वहां पे किसका एग्जांपल आता है, पिच का एग्जांपल आता है। बढ़िया राजेश हरवार जी, ठीक है। ठीक है, तो एक सेकंड में चली गई तरंगों को अपन आवृत्ति कह देते हैं। अब अगला आता है टाइम, तो बड़ा सिंपल है, एक वेव को चलने में, एक वेव को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, बिल्कुल सही आंसर दिया राजेश अहिरवार जी ने। ठीक है ना, कि एक वेव को चलने में जितना समय लगता है, हम उसको क्या कह देते हैं, उस वेव का टाइम पीरियड बोल देते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास बेसिक्स हो गया साउंड का। लेकिन हमारा वो नहीं था, हमें क्या पढ़ना था, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में कौन सा वर्ड आया था, डॉपलर इफेक्ट में वर्ड आया था हमारे पास आवृत्ति। अब डॉपलर इफेक्ट बड़ा सिंपल कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर आपके निकट आ रही है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती हुई नजर आएगी, और अगर कोई वस्तु आपसे दूर जा रही है तो उसकी आवृत्ति आपको घटती हुई नजर आएगी। चलिए देखा जाए, सिंपल सी बात बोल रहा है, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति, मतलब जो आपका रिलेटिव मोशन है तो हो, मतलब आप वो भी जा रहा है, आप भी चलते जा रहे हो, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, अगर ट्रेन का एग्जांपल लो, सबसे बढ़िया, रेलवे स्टेशन में खड़े हो, ट्रेन आ रही है, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, मतलब जब ट्रेन आपके पास आएगी तो आपको उसकी स्पीड तो आपको उसकी आवाज ज्यादा आएगी, और जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी आपको उसकी आवाज कम आती जाएगी। अरे सिंपल सा लॉ है भाई, इसमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट में। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। जैसे जैसे पास आएगी, देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो, अगर शायद अगर आपको क्लियर डायग्राम नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। यहां जो डायग्राम बना है, ठीक है ना, यहां जो डायग्राम बना है, ये एम्बुलेंस इसके पास आ रही है, तो यहां पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना,
थोड़ी ज्यादा बताई गई है, फ्रीक्वेंसी क्या बताई गई है, ज्यादा बताई गई है। और क्योंकि एक व्यक्ति है जिससे एम्बुलेंस दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर थोड़ी कम दिखाई गई है। बस इतना आपको याद रखना है कि जब कोई ट्रेन व्रेन अगर आपके पास आएगी तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवाज बढ़ जाएगी, और जब कोई वस्तु आपसे दूर जाती जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, मतलब आवाज वहां पे आपको घटती हुई नजर आएगी। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है भौतिकी के सिद्धांत में अगला सिद्धांत है वो हमारे पास कौन सा है, ओम्स का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध है ना या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। चलिए ये आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, लेकिन इसको अपन अपने तरीके से समझते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, मतलब टेम्परेचर को अगर कैसा रख दो आप, कांस्टेंट रख दो। टाइम कितना हो गया 11:48। कल से टाइम टू टाइम क्लास चालू करेंगे यार, है ना, क्योंकि साइंस समझाने में थोड़ा समय लगता है ना। तो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर वगैरह को अगर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चलिए इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है ये। चलिए देखा जाए, सबसे पहले अगर इसका बेसिक अगर अपने को समझना हो तो इसका पहला बेसिक हमें क्या हेडिंग डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है साहब करंट को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। करंट को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर चार्जेस होता है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर टाइम होता है। मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्टर को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है ये पता रहना चाहिए साहब। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से मतलब पास कर सकते हो। मटेरियल होते हैं, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, हम उनको बोलते हैं कंडक्टर, है ना। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, हम उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके अंदर से कभी विद्युत को प्रवाहित आप नहीं कर पाओगे। और तीसरा हो जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी क्या होगा, ये आपके सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, थोड़ी एनर्जी बना के रखें, है ना। तो हमने क्या बोले कि अगर अपन ने क्या लिया, कंडक्टर लिया, और कंडक्टर से अपन क्या करा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की बहने की जो दर होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की बहने की जो क्या होगी, दर होगी, इलेक्ट्रॉन की बहने की जो दर होगी वह किसका निर्माण करेगी, वो निर्माण करेगी आपका करंट का। मतलब अगर अपन इसको बोलना चाहे डेफिनेशन में तो अपन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब आपके आवेशों के बहने की जो दर है उसी को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। करंट को किसके द्वारा नापा जाता है, करंट को किसके द्वारा नापा जाता है, करंट को नापा जाता है एम्पियर के थ्रू। करंट को मतलब करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा करंट नापा जाता है, अमीटर। कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा करंट को मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम हो जाएगा अमीटर। क्लियर हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। मैंने आपको कल भी ये चीज बोला था कि जब हमारा ये पीएससी के अकॉर्डिंग, पीएससी से संबंधित जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिद्धांत वगैरह, तो मैं आपका क्या करूंगा, आपको जनरल साइंस के बेसिक टॉपिक भी क्या कराऊंगा, अलग से मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा, है ना। चलिए देखा जाए, तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई। अब हमें ये भी चीज पता है कि जब कोई करंट क्या होता है, जब कोई करंट किसी भी वायर के अंदर जाता है, या जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर के अंतर्गत जाता है, तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उस करंट का क्या करता है, अपोज करता है ना। उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो उसके अंदर जो करंट आ रहा है उसको वो क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। तो उस प्रॉपर्टी को, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर पाया जाने वाली वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा आते हुए करंट को वो क्या करता है, अपोज करता है। क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था, मैं सैंपल पेपर में भी देख रहा था कि रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है।
मतलब ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसके द्वारा, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक बेसिक चीज पता रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे क्या करोगे आप, जैसे जैसे आप क्या करोगे, आपकी लेंथ बढ़ाते जाओगे, तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये वाला क्वेश्चन था एक्चुअली, वो ये क्वेश्चन था जो सैंपल पेपर में आया था। यहां पर जो ए होता है ना भाई साहब, ए होता है यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया यहां पे ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझिए मेरे पास दो तार हैं, एक तार इतना मोटा है और एक तार में मतलब उसका माउथ है ना, फॉर एग्जांपल ये यहां से करंट जा रहा तार से, तो एक तार मेरे पास छोटा है और एक तार मेरे पास मोटा तार है। आप बताइए कि भाई इन दोनों में से किसके अंदर से करंट ज्यादा जाएगा। ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम ये बोल रहे हैं कि जिसका जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो करंट भी क्या करेगा, ज्यादा जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो करंट भी उसके अंदर से क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो जब करंट ज्यादा जाएगा, करंट जब ज्यादा जाएगा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात हमें क्या करनी है, देखनी है। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, जब कभी भी करंट किसी कंडक्टर के अंदर जाता है तो उसको रोकने वाला जो फोर्स भी होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दो चीज और समझना पड़ेगा। दो चीज और कौन कौन समझना पड़ेगा बेसिक्स में, पहला समझना पड़ेगा आपके पास पोटेंशियल, और दूसरा समझना पड़ेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहा जाता है विभव, इसको क्या कहा जाता है, विभव, और इसको कहा जाता है विभांतर। विभांतर है ना, विभावांतर। क्या बोला जाता है पोटेंशियल को, क्या बोला जाता है। आप माना आप लोग अपने घर में हैं, आप लोग अपने घर में हैं, है ना, मम्मी ने आपको बोली कि जाइए चौक से आप दूध लेके आइए, दूध का एक पैकेट लेके आइए। आप दूध का पैकेट लेने गए, दूध का पैकेट लेके आ गए, फिर मम्मी ने बोली जाओ बेटा चीनी लेके आओ, आप चीनी लेके आ गए। फिर मम्मी ने बोली जाओ साबुन लेके आओ, आप साबुन लेके आ गए। मम्मी आपको 6-7 बार भेज चुकी, 7वीं 8वीं बार भेज रही थी, आपने क्या बोले, भैया मेरे में पोटेंशियल नहीं बचा है, मेरे में आप पोटेंशियल नहीं बचा, मतलब आप काम नहीं कर सकते हो। दैट मींस पोटेंशियल को अपन यहां से अगर डिनोट, अगर पोटेंशियल का अगर अपन यहां से मतलब निकालें तो पोटेंशियल मतलब होता है वर्क डन। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन। तो क्या तो हम यहां से क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी से अनंत से लेकर इस पॉइंट तक लाने में एक आपके पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस रूम तक लाने में जितना भी आपका वर्गडन किया जा रहा है, जितना भी आपका काम किया जा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल अब आपके माना बोर्ड में आ चुका है, अब बोर्ड से क्या करना है, आपके घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट आ गया है, वहां से आपको बल्ब जलाना है, तो यहां से लेकर यहां तक जो आपका वर्क करना पड़ेगा हम उसको क्या बोल देंगे, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आपका ओम्स लॉ क्या कहता है, विभांतर समझ में आ गया, प्रतिरोध समझ में आ गया। इसी की अगर अपन चर्चा करें तो ये बोला जाता है, ओम्स लॉ हमें ये कहता है, ओम्स लॉ में ये कहता है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे। अब समझना, आपके घर में पहले टीवी नहीं चलती थी, ठीक है ना, मतलब टीवी थोड़ा चलने में दिक्कत होने लगती थी, डिम हो जाती थी लाइट, तो मम्मी क्या बोलती थी, टीवी बंद कर, वोल्टेज कम हो गया है, वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया है मतलब करंट उतना प्रॉपर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे घर का आपके घर का करंट क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और ये आपको याद रखना है कि जो V बराबर होगा वो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, I इंटू R। क्यों कि जब कभी भी आप वोल्टेज करोगे तो I के साथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकल जाता है। क्या निकल जाता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कि V अपॉन I। जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हुआ, जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज है ना, वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नापा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की क्या होती है, मैंने क्या बताया आपको, एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी हो जाती है ओम, इसकी क्या हो जाती है आपके पास, ओम। तो जब कभी भी आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस से करंट को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। न्यूमेरिकल आता है कि इतना इतना हमारे पास 220 वोल्ट का हमारे पास ये है, इतने इतने एम्पियर करंट जा रहा है, तो बताइए उसका प्रतिरोध कितना होगा। क्या करेंगे आप, वोल्ट को सीधे एम्पियर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपके पास निकल जाएगा
आपका पूरा रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसके। चलिए उसके बाद हमारे पास ये, चलिए 5 मिनट की क्लास और बची है, इसके बाद हमारा फिजिक्स के पूरे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे आज का, भौतिकी विज्ञान के नाश सिद्धांत में, ठीक है ना। केपलर के नियम, लास्ट हमारे पास नियम क्या आता है? केपलर का नियम। खगोल विज्ञान में केपलर ने ग्रहीगतों के 3 नियम इस प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब तीनों नियम को पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, बेसिक पहले एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं उसको आपको एक साथ समझा देता हूं। चलिए ठीक है, देखा जाए। पहला क्या बोल रहा है? सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा में नाभिक पर होता है। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है, ठीक है। तो समान समय जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है भाई एरियल वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है? एरियल वेलोसिटी तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। एक्चुअली ये आपका है पहला लॉ, ये आपका है पहला नियम, यह है द्वितीय नियम और यह है आपके पास तृतीय नियम। ये 3 प्रकार के नियम है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। इसको बेसिक, बिल्कुल बेसिक माध्यम से समझिए। आप क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहला ये लॉ बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि हमारे पास सोलार सिस्टम है, ठीक है। जो भी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो भाई वो सर्कुलरली घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? एलिप्टिकल पाथ में। और उस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस में स्थित है हमारे पास क्या? सन। पहला नियम आपका केपलर का यही हो गया। स्टेटमेंट पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि भाई सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ अगर मूव कर रही है अराउंड द सन, तो ये किसमें घूम रही है? एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। और जो सन है उसके उस एलिप्टिकल के पाथ में एक फोकस में क्या है, फोकाई में क्या है, स्थित है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बात करता है एरियल वेलोसिटी की। सेकंड लॉ किसकी बात बोलता है? एरियल वेलोसिटी की। एरियल वेलोसिटी क्या होती है साहब? तो एरियल वेलोसिटी ये होती है कि माना हमारे पास अर्थ है, वो यहां पर मूव कर रही है। अब माना पृथ्वी ने 1 महीने में कितना ट्रेवल करी है? एक महीने में अर्थ यहां से घूमकर कहां पे आ गई? यहां आ गई है। अर्थ घूम के यहां से कहां आ गई? यहां पे आ गई 1 महीने में। अब जब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से क्या करूंगा? मर्ज करूंगा। तो अर्थ ने ओवरऑल कितना एरिया ट्रैवल करी है? इतना एरिया क्या करी है? ट्रैवल करी है। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर 1 मंथ में अर्थ को ट्रैवल करने में अगर इतना एरिया, अगर आपकी अर्थ 1 महीने में अगर इतना एरिया ट्रैवल करती है एक फोकस पर, तो आपके दूसरे फोकस में भी वो 1 महीने में उतना ही एरिया ट्रैवल करेगी। अब आप सोच रहे होगे सर यहां तो एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर अर्थ यहां आएगी तो उसका एरिया कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या समझ सकते हैं? आप केपलर ने चीज बताया है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आता है, जब कभी भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब जैसे अगर पृथ्वी माना सूर्य के यहां तक आएगी, या जैसे सूर्य के निकट आई, इसकी स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब वो 1 महीने में क्या कर लेगी? ज्यादा एरिया को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। क्लियर हो गया? मतलब यहां से यहां तक आने में जो 1 महीने में उसने ज्यादा एरिया कवर करी है, वह एरिया इस एरिया के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा अनडाउटेडली। और आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि जब कोई भी फॉर एग्जांपल सन क्या है? सन पिताजी हैं। सन क्या है? पिताजी हैं। तो जब कोई बच्चा पिताजी से दूर रहता है ना, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे एरिया कवर करता है, लेकिन जैसे पिताजी के पास आता है, फट से घूमता है, फट से आगे चला जाता है। तो वो उतने ही टाइम में क्या करता है? ज्यादा एरिया को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो ये दूसरा जो लॉ है आपका एरियल वेलोसिटी से संबंधित है। और थर्ड लॉ मैं आपको बता दूं, थर्ड लॉ जो होता है, एलिप्टिकल पाथ को हम 2 मेजर एक्सिस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सर्किल होता तो हम इसका हम इसका क्या निकालते हैं? इसका डायमीटर निकालते हैं। लेकिन जब कभी आप एलिप्टिकल पाथ की बात करते हो तो इसमें इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस और इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। 2 प्रकार की एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो तीसरा लॉ ये कहता है, केपलर ने ये बताया था कि अगर आप मुझे इस मेजर एक्सिस का पूरा का पूरा क्या बता दें? डिस्टेंस बता दें। इसको डिनोट किया जाता है 2a से। यहां से लेके यहां तक जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2a। तो एक की कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी a। तो आपके केपलर भाई साहब ने बताया था कि अगर आप मुझे क्या बता दें? हाफ मेजर एक्सिस बता दें, तो इसके द्वारा मैं क्या निकाल सकता हूं? उसका टाइम मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो ऑब्जेक्ट कितने महीने में क्या करेगी? उस सूर्य का चक्कर लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप बता दिया कि पूरी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ओवरऑल 8 है,
कितनी है 8 है, तो मैंने 4 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर 4 का यहाँ पे क्यूब करता हूं, 4 4 16 4 64, तो यहाँ पे आ गया 64, यहाँ पे आ गया टी की पावर आपका आ गया स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आ जाती है 8। मतलब अगर हमें कोई मेजर एक्सिस की डिस्टेंस बता दे तो हम उसके द्वारा उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ओवरऑल फिजिक्स के सिद्धांत पूरे खत्म होते हैं। इसके आगे कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा केमिस्ट्री के सिद्धांत जो हमारे चालू होते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो कल अपनी कॉपी में केमिस्ट्री का आप हेडिंग डालकर तैयार रहे। चलिए, गुड डे।